नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी प्रभा। पिछले वीडियो में साथियों हमने स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम व्यंजन ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन ध्वनियों का बहुत महत्व है, न केवल इसलिए कि इन ध्वनियों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ध्वनियों का वर्गीकरण विश्लेषण करते हुए परीक्षा प्रश्न पत्र में आपको बहुत से प्रश्न हल करने पड़ेंगे। इसके अलावा व्यंजन संधि और अन्य प्रकरण में शब्द रचना में ये ध्वनियां बहुत काम आती है। इसलिए आपको इन ध्वनियों का बेहतर वर्गीकरण, बेहतर विश्लेषण और बेहतर समझ विकसित करनी आवश्यक है। साथियों, मैं अब बोर्ड पर लिखी हुई परिभाषा और परिभाषा में जो बातें दी गई है उनको आपके सामने स्पष्ट करता हुआ आगे बढ़ूंगा। परिभाषा है वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बाधित होती है। स्वर से किस प्रकार ये ध्वनि भिन्न है। स्वर में वायु बाधित नहीं होती, व्यंजन में वायु बाधित होती है। ये ध्वनियां स्वरों के सहारे उच्चारित होती है। आप समझिए, स्वर स्वयं अपने सहारे होते हैं। स्वर स्वयं राजन्ते स्वरा हमने पढ़ा, स्वयं स्वतंत्र ध्वनि है, किसी दूसरे के अधीन ध्वनि नहीं है। लेकिन व्यंजन ध्वनि स्वर के सहारे उच्चारित होती है, यानी स्वर के सहयोग से ही इसका उच्चारण होता है। और तीसरी बात इसमें है कि इनको स्वर रहित भी किया जा सकता है, यानी स्वर अलग करके व्यंजन को अलग किया जा सकता है। उच्चारण में जरूर दिक्कत आएगी, उच्चारण किसी सपोर्ट से, किसी सहयोग से किया जाएगा, लेकिन स्वर अलग करके और व्यंजन को अलग किया जा सकता है। तो ये व्यंजन ध्वनि की परिभाषा है और उसके मुताबिक ये तीन बातें जो उभर कर सामने आई है। और भी बहुत से व्याकरण के आचार्य बहुत प्रकार से परिभाषाएं देते हैं और उसका विश्लेषण, वर्गीकरण करते हैं, लेकिन इतनी सी बात से ये स्पष्ट हो जाती है व्यंजन ध्वनि कि व्यंजन ध्वनि जो है वह ऐसी ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु बाधित होती है। अब आप देखिए वायु बाधित कैसे होती है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैंने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि जब हम अ बोलते हैं तो ध्वनि बाधित नहीं होती, यानी अंदर से आती हुई प्राणवायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। लेकिन आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करके बताऊंगा। आप प बोल के देखिए, जब आप प बोलते हैं तो अंदर से आती हुई वायु ओष्ठ स्थान पर, ओठों पर आकर रुक जाती है और आप वापस ओठ खोलते हैं तो ही प का उच्चारण होता है। खुले मुंह से आप प नहीं बोल पाते। प ये है वायु का बाधित होना। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। व्यंजन वही ध्वनि होती है जिसके उच्चारण में या तो वायु बाधित होती है या उच्चारण के दो अंग जीभ के साथ परस्पर निकट आकर या पूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं या उसके मार्ग को संकड़ा करके, संपीड़ित करके और घर्षण के साथ उस ध्वनि को बाहर निकालते हैं, यानी बेरोक टोक नहीं निकलती, बाधित होकर निकलती है। पहली बात। दूसरी बात, इसका उच्चारण स्वर के सहारे किया जाता है। और तीसरी बात, स्वर से इसको पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन ध्वनि की प्रकृति किस प्रकार की है। अब मैं आपको बताता हूं कि व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण के अनेक आधार होते हैं। हम इसको और आगे विश्लेषण करेंगे और आगे वर्गीकरण करेंगे और व्यंजन ध्वनि को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, व्यंजन ध्वनि का इस प्रकरण में, इस वीडियो में जो मैंने वर्गीकरण किया है उसके आधार ये है। व्यंजन का वर्गीकरण, स्पर्श व्यंजन, इनको ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। साथियों, ये संख्या में 25 होते हैं और इसके 5 वर्ग होते हैं। एक क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक प वर्ग। आप देखिए कि ये 5 वर्ग मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। क वर्ग में 5 ध्वनियां हैं, च वर्ग में 5 ध्वनियां हैं, ट वर्ग में 5 ध्वनियां हैं, त वर्ग में 5 ध्वनियां हैं और प वर्ग में 5 ध्वनियां हैं। इस प्रकार से 5 वर्ग और पांचों ही वर्गों की 5-5 ध्वनियां, कुल मिलाकर क से लेकर म तक की 25 ध्वनियां। इन ध्वनियों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन क्यों और वर्गीय व्यंजन क्यों। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे 5 उच्चारण स्थान है, वहां पर इन उच्चारण स्थानों पर या तो परस्पर 2 भिन्न उच्चारण स्थान या परस्पर एक ही उच्चारण स्थान आपस में चिपक कर, आपस में स्पर्श करके और वायु को रोकते हैं, बाधित करते हैं। जैसे ये 5 ध्वनियां हैं, यहाँ पर जीभ का मूल भाग कंठ के साथ स्पर्श करके और अंदर से आती हुई वायु को रोकता है। अगला है च वर्ग। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी तालु स्थान पर जीभ जाकर, आप पहले च बोल के देख लीजिए। जब हम च बोलते हैं तो
तो ऊपर वाले दांतों के पृष्ठभाग में, पीछे वाले भाग में, मसूड़ों से थोड़ा सा ऊपर जो तालु स्थान होता है वहां जीभ जाती है और हम इसका उच्चारण करते हैं। तो ये तालु स्थान के साथ जीभ के अग्रभाग के स्पर्श करने से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धा स्थान, जहां पर आप ट बोलने के लिए जीभ ले जाते हैं उस स्थान को मूर्धा स्थान कहा जाता है। आप बोलकर देख लेना साथियों, ट बोलते समय हमारी जीभ लपेट खाकर और हमारे उच्चारण स्थान में तालु से थोड़े से ऊपर के स्थान को टच करती है, स्पर्श करती है, वो स्थान मूर्धा कहलाता है। और उस स्थान से जीभ के स्पर्श करने के कारण ये स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद में है त वर्ग, जो दंत स्थान से उच्चारण होने वाले व्यंजन है। और उसके बाद में प वर्ग है, जिसमें दोनों ओष्ठ, जिनको हम हिंदी में होठ कहते हैं और संस्कृत में ओष्ठ कहते हैं, वो परस्पर मिल जाते हैं, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से जब हम दोनों होठों को मिला लेते हैं और जैसे ही वो वापस खुलते हैं तो वायु रुककर बाहर निकलती है और इसी को जो है वो बाधित होना कहते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में पूर्ण रूप से स्पर्श होता है, वायु रुकती है, दो उच्चारण स्थानों का स्पर्श होता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनके उच्चारण स्थानों के आधार पर 5 वर्ग बने, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धा वर्ग, दंत वर्ग और ओष्ठ वर्ग। इन आधारों पर इसको जो है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद में साथियों आप देखिए अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन है, ये अंतस्थ कहे जाते हैं। समझ लीजिए कि इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है। इसके लिए एक नाम और काम में लिया जाता है, अर्धस्वर। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, अंतस्थ क्यों कहा जाता है, इसको समझ लीजिए साथियों। ये इनका जो उच्चारण है वो पूर्णतया न व्यंजन के जैसा है न पूर्णतया स्वर के जैसा है, यानी स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती उच्चारण होने के कारण इनको अर्धस्वर कहा जाता है। और मध्यवर्ती को ही अंतःस्थ कहते हैं। अंतःस्थ का मतलब जो बीच में स्थित हो, जो न स्वर के समान हो न व्यंजन के समान हो, पर व्यंजनों के साथ ही इनको वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि पूर्णतया स्वर नहीं है और व्यंजन के निकट इनका उच्चारण है, इसलिए इनको जो है वो व्यंजन कहा जाता है। तो ये जो है अर्धस्वर कहे जाते हैं, अंतस्थ कहे जाते हैं, य, र, ल, व। एक वर्ग है ऊष्म व्यंजन। ये आप देखिए स, श, स और ह, ये 4 व्यंजन ऐसे हैं, ये ऊष्म व्यंजन है। ये ऊष्म इसलिए है साथियों क्योंकि इनमें जीभ उच्चारण स्थान के निकट रहकर और मार्ग को थोड़ा संकरा करती है, जिससे वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। और जब घर्षण होता है हवा में तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक सीखी किसी हल्की सी आवाज आती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी कारण इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यह है तालु स्थान से स, श, स, अ, कंठ स्थान से जीभ के अंदरूनी भाग, मूल भाग के कंठ स्थान के निकट जाकर और वायु मार्ग को थोड़ा संकरा कर देती है, जिससे घर्षण के साथ वायु बाहर निकलती है और इसका उच्चारण होता है। उसके बाद में 3 व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, स, त्र और ज्य। ये जो 3 व्यंजन है, ये 3 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। इनमें 2 भिन्न व्यंजन ध्वनियों का मेल होता है। यह है क और श, क्ष। क और श को एक साथ बोलेंगे क्ष, त्र। और ये जो ध्वनि है इसके उच्चारण में प्रायः गलती होती है, इस पर प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। इसका जब हम अलग खंड करते हैं, इस ध्वनि को टुकड़ों में बांटते हैं, तो ये इस प्रकार से ज और य, ज्य, जबकि अधिकांश लोग इसका उच्चारण जो करते हैं वो होता है ज्ञ। अशुद्ध उच्चारण है ज्ञ, शुद्ध उच्चारण ज्या है, किंतु एक प्रचलित उच्चारण है, इसलिए चल जाता है, हमारा काम चल जाता है, इसलिए हम इसको ज्यादातर विज्ञान कहते हैं, ज्ञान, विज्ञान कहते हैं। ज्ञ के उच्चारण को ज्ञ की तरह करते हैं, जबकि वास्तव में इसका उच्चारण ज्ञ नहीं ज्या होता है, ज्या और य। एक साथियों इसके उच्चारण में ये जो क वर्ग का पंचम वर्ण है, इसके उच्चारण में भी हम बहुत सारी त्रुटि करते हैं। अधिकांश इसको ड या ड पढ़ते हैं, क ख ग ग ड, जबकि इसका ड नहीं होता, क ख ग ग ng। साथियों ये अनुनासिकता के साथ उच्चारण है, क ख ग ग
ng। तो इस प्रकार से हम इन व्यंजनों को अच्छी तरह समझें, इनके उच्चारण स्थानों को समझें। हम अगले वीडियो में एक व्यंजन से ही संबंधित नई बात लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।